हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अब सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं और सिंक्रोनस मशीन को इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया। अब मैं स्विच कर रही हूँ सिंक्रोनस जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर पर, और मैं नेचुरली अभी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करूंगी। जब 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर हो जाएगा, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं सिंगल फेज मशीन्स पर आऊंगी जिसमें इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, ये सारी चीजें सिंगल फेज वाली मैं कंसिडर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सिंगल फेज होगा तो सिंगल फेज पावर देगा, एसी पावर, और 3 फेज होगा तो 3 फेज। तो अभी मैं 3 फेज की बात करती हूँ, ऑल टुगेदर मैं 3 फेज की ही पूरे डिस्कशंस करूंगी और कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करूंगी। सारे जनरेटिंग स्टेशंस पर बल्क पावर जनरेशन जो है वो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की वजह से ही होता है बेटा, वर्ल्ड वाइड। तो ये प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का, वर्ल्ड वाइड पावर जनरेशन का। अब सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो 3 फेज ही क्यों यूज करते हैं, सिंगल फेज क्यों नहीं यूज करते पावर जनरेशन में? तो बेटा 3 फेज सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जनरेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, ट्रांसमिशन के, इसलिए हम 3 फेज पावर ही मेंटेन करते हैं टू फ्लो फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड साइड in 3 फेज एक्चुअली थ्रू द पावर सिस्टम नेटवर्क। एक्चुअली सिंगल फेज हम नहीं यूज करते। सिंगल फेज जनरेटर का बहुत स्पेसिफिक यूज होता है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और आगे मैं डिफाइन करूंगी उसको जब मैं सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करूंगी। जनरली इन सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो सेवरल 100 ऑफ MVA होती है, मतलब 500 MVA इस टाइप से इसकी कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत बल्क में पावर जनरेट करते हैं एक सिंक्रोनस जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर। इसके स्टेटर पर प्रोवाइडेड जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग, उसकी रेटिंग 6.6 kVA to 33 kVA इतनी होती है। और रेटिंग ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर अभी जैसा मैंने बताया सेवरल 100 टाइम्स ऑफ MVA ऐसा होता है बेटा। अब मुझे इसका जनरल वर्किंग समझा रही हूँ बेटा मैं। अभी मैं इसको आपको डेप्थ में इसके कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रही हूँ, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी सुपरफिशियली सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है वो बता रही हूँ और काम कैसे करता है वो बता रही हूँ। क्या काम करता है, उसके टर्मिनल पर आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस 3 फेज पावर कैसे जनरेट होती है वो बता रही हूँ बेटा। तो उसकी सिंपलेस्ट वर्किंग समझा रही हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई आपको एकदम से पूछता है कि व्हाट इज सिंक्रोनस जनरेटर, तो आप ये लिख सकते हैं या बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। पर जैसे जैसे मैं सिंक्रोनस जनरेटर की लोडिंग करूंगी, इसके कंस्ट्रक्शंस में जाऊंगी, अलग अलग चीजें डिफाइन करने के लिए, तो मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर करती जाऊंगी 1 by 1 बेटा। पर अभी मैं सिंपलेस्ट इंट्रोडक्टरी सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसकी वर्किंग बता रही हूँ। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पर ही क्यों देते हैं, रोटर पर क्यों नहीं देते, ऐसा एक्सप्लेनेशन उस नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी बेटा। फिर अपन धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स में घुसेंगे और हमको सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर अच्छे से समझ में आने लगेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पढ़ने में बहुत मजा आता है बेटा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग देते हैं और उस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, मतलब डीसी वोल्टेज देते हैं, जो कि मैंने 125 वोल्ट्स टू 600 वोल्ट्स बताया था। और वो सिंगल फेज, मैं सिंगल फेज ना बोलूंगी, एक ही वाइंडिंग जो हम अप्लाई करते हैं रोटर के ऊपर, उसमें से जब इस डीसी सप्लाई की वजह से करंट बहता है तो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है। तो माना कि नॉर्थ यहाँ डेवलप हो, साउथ यहाँ डेवलप हो, और ये रोटेटरी वाइंडिंग जो है डीसी फील्ड वाइंडिंग, इसको एक्साइटेशन सिस्टम से स्लिप रिंग्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये रोटेटरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये तो हुआ रोटर साइड पर अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सर्किट, डीसी टाइप का है, तो मैंने वही लिखा है रोटेटरी डीसी फील्ड वाइंडिंग। तो ये फील्ड वाइंडिंग है, इसमें डीसी करंट बह रहा है जिसकी वजह से डीसी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका एक टर्मिनल नॉर्थ पोल बन जा रहा है, दूसरा साउथ पोल। अब आप ये कहेंगे कि क्या 2 पोल की सिंक्रोनस जनरेटर का स्ट्रक्चर होता है? तो नहीं बेटा, सिंक्रोनस जनरेटर मल्टीपल पोल्स का भी हो सकता है, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल का भी हो सकता है। आगे अपन पढ़ेंगे उसको। ये जो 3 फेज आर्मेचर कंडक्टर्स है जो स्टेटर में
डिप्लॉय किए जाते हैं। और जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था 36 कंडक्टर्स का, तो 12 कंडक्टर से ए फेज बना, 12 कंडक्टर से बी फेज और 12 कंडक्टर से सी फेज बना। ये सिंपलेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हो आपको। 36 कंडक्टर या 36 स्लॉट्स है स्टेटर पेरीफेरी पर, 36 स्लॉट्स में 36 कंडक्टर्स रखे हुए हैं और 36 कंडक्टर्स में 12-12 कंडक्टर जो है वो किससे रिलेट कर रहे हैं, ए फेज को, बी फेज को और सी फेज को। अब क्या हो रहा है, इसकी वर्किंग ऐसे समझ सकती हूँ कि जब इसके अक्रॉस नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो गया है इसके कोर पर और हम इसको घुमा देंगे, क्योंकि ये रोटर है तो हम इसको घुमाएंगे, तो मैकेनिकल पावर हम इन कर रहे हैं और कितनी स्पीड से हम घुमा रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं बेटा, जो कि नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करती है। तो इसको हम घुमा रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल, माना कि नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये है और यहाँ पर ए फेज, बी फेज और सी फेज, ऐसे 3 फेजेस के कंडक्टर्स है। तो जब ये घूमेगा, इसको मैं घुमा दे रही हूँ, बाहर से मैं मैकेनिकल एनर्जी दे रही हूँ और जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जब घूमेगा नॉर्थ और साउथ पोल, इसका मतलब ये स्टेशनरी ए फेज subjected to north pole, then subjected to south pole, ऐसे आएगा। और सिमिलरली इवेंचुअली बी फेज भी ऐसे ही subjected to north pole, subjected to south pole, ऐसे ही सी फेज भी subjected to north pole, subjected to south pole, ऐसे फ्लक्स वेरिएशन को ये एग्जिबिट करेंगे। मतलब इन कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा, पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है किसकी वजह से मिल रहा है, ऑल्टरनेटली नॉर्थ और साउथ पोल के वेरिएशन की वजह से, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ पोल पास ऑन कर रहे हैं कंडक्टर्स को, तो कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन चेंज हो रही, ऐसा मेरा कहना है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल जब कंडक्टर्स को पास ऑन कर रहे हैं तो नेचुरली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ये ईएमएफ कैसा होगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर का। क्योंकि अगर एक कंडक्टर की मैं बात करूं, ए फेज में माना कि एक ही कंडक्टर है, तो पहले नॉर्थ पोल के सब वेरिएशन में आया, फिर ये साउथ पोल के वेरिएशन में आया, तो एक बार इसमें करंट की डायरेक्शन, मतलब एक बार पोलैरिटी ये समझो प्लस ऊपर होगा और माइनस नीचे होगा, तो दूसरी बार हो सकता है माइनस ऊपर और प्लस नीचे, होगा ही ऐसा, क्योंकि एक बार सब्जेक्टेड टू नॉर्थ पोल में अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सब्जेक्टेड टू साउथ पोल में यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ऑल्टरेशन होगा। और ईएमएफ की पोलैरिटी का ऑल्टरेशन हो रहा है, मतलब करंट एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे ही फ्लो होगा। ऐसे ही बी फेज में भी एक बार बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, ऐसे ही सी फेज में भी होगा, तो करंट के ऑल्टरेशन होंगे, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि पास ऑन क्या हो रहा है, एक बार नॉर्थ पोल पास हो रहा है, फिर साउथ पोल, मतलब ये चेंज हो रहा है। अब इन इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ इंड्यूस हुआ इनमें, उसकी वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट, तो इसके करंट के वेरिएशन की, ईएमएफ की पोलैरिटी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी तो मैंने 2 पोल का केस लिया, 4 पोल होगा तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, मतलब उस हिसाब से साइकिल्स कंप्लीट होंगे कंडक्टर्स में, प्लस माइनस पोलैरिटी का या करंट के फ्लो का। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो ऑल्टरेशन की जो, मतलब इसके इस कंडक्टर में ईएमएफ के बदलने की जो फ्रीक्वेंसी होगी या करंट के डायरेक्शन में चेंज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोल्स पर बेटा। और नेचुरली ईएमएफ की डायरेक्शन में फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स में कैसे फाइंड कर सकती हूँ, तो वो निकाल सकती हूँ मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। बेटा ये बहुत ही बेसिक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सिंक्रोनस जनरेटर का, जिसको हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। मैं बात कर रही हूँ 3 फेज ऑल्टरनेटर की। ये भी बताया मैंने 3 फेज ऑल्टरनेटर वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह पे पावर जनरेशन में यूटिलाइज हो रहा है, या ये कहना चाहिए यही यूटिलाइज होता है, चाहे आपका हाइडल पावर स्टेशन हो या थर्मल पावर स्टेशन हो या फिर आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, सब जगह पे आपका सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज होता है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होती है, पर इसको रोटर को घुमाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टरबाइन यूज करते हैं बेटा। और टरबाइन मतलब इसको घुमाने वाला जो मतलब इसको मैकेनिकल एनर्जी कैसे फीड करते हैं हम, टरबाइन से। अब टरबाइन जो होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है फ्लैगविल जैसा, और उसमें ऐसी ब्लेड्स निकली रहती है, मतलब ये एक है स्ट्रक्चर जिसमें ऐसी ब्लेड्स निकली हुई होती है। अब ये ब्लेड्स क्या करती है, ये किससे शाफ्टेड है, उस रोटर से, इससे कनेक्टेड है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या थ्रो करते हैं, या तो हम वाटर थ्रो करते हैं इस पर,
या फिर हम इस पर थ्रो करते हैं स्टीम। अब वो वाटर कहाँ से आ रहा है, तो नेचुरली डैम होगा, डैम के रिजर्वायर में पानी स्टोर्ड होगा, फिर पाइप से वो पानी नीचे जाएगा, नीचे आपका जनरेटिंग स्टेशन बना होगा, तो जनरेटिंग स्टेशन पर फोर्स से हाइट से पानी जो आ रहा है वो हाई प्रेशर से इसकी ब्लेड से टकराता है और ये घूमना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये घूमेगा तो रोटर को घुमाएगा, रोटर घूमेगा और यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देंगे डीसी वाला। जैसे ही ये घूमने लगेगा तो उसकी वजह से फ्लक्स इन कंडक्टर्स को काटेगा, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और 3 फेज टाइप का ईएमएफ होगा। क्योंकि ये पहले सब्जेक्टेड टू नॉर्थ पोल आ रहा है, तो नॉर्थ पोल जब अपना 120 डिग्री से घूम जाएगा तब सब्जेक्टेड टू बी फेज नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा। फिर 120 डिग्री से और रोटेशन हो जाएगा तो फिर सी फेज आएगा। तो इसका मतलब इन कंडक्टर्स में ईएमएफ की पोलैरिटी, मतलब इसमें फर्स्ट कंडक्टर में ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट फेज में, उसके ठीक 120 डिग्री बाद किसमें प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकली, बी फेज में। उसके 120 डिग्री बाद किसमें डेवलप होगा, सी फेज में। तो यहाँ पे हमको 3 फेज पावर जनरेशन मिलेगा। पर यहाँ पर जब बार बार मैं हाइडल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन की बात करती हूँ या न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करती हूँ, तो वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो हाइडल पावर स्टेशन में पानी थ्रो किया जाता है इन ब्लेड्स पर, थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम जेट के थ्रू इन ब्लेड्स पर थ्रो की जाती है। अब वो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर में या तो कोल हम फिल करते हैं, कोल बर्न होता है जिसकी वजह से पानी गर्म होता है, स्टीम जनरेट होती है, वो स्टीम जेट के थ्रू इस पर थ्रो होती है, या फिर कोल ना होकर न्यूक्लियर पावर जो जनरेट होती है, वो न्यूक्लियर पावर से हम जो है स्टीम बना सकते हैं। और वो स्टीम फिर किस पर थ्रो होती है, टरबाइन पर थ्रो होती है, और वो टरबाइन पर थ्रो होने के बाद ये जिस स्पीड से घूमेगा उस स्पीड से फिर इसका रोटेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा इस हिसाब से। तो इसको घुमाने की जो फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरली कम या ज्यादा, या 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसको पास ऑन करते, इसको पास ऑन करते, इसको पास ऑन करते, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी ईएमएफ की इन कंडक्टर्स में, आर्मेचर कंडक्टर्स में, और करंट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। तो बेटा इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर काम करता है, और वो सिंक्रोनस जनरेटर हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, 3 फेज पावर प्रोड्यूस करके देता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो से बेसिक टू हार्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।